नमस्कार मित्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने 2 विधियों का अध्ययन हम कर चुके थे, जिसमें हमारी जो पहली विधि थी वह थी श्रवण कौशल और फिर हमारे पास में आया था भाषण कौशल और अब इसके बाद हमारे पास आता है पठन कौशल। ठीक है। पठ वक्तव्यम वाची धातु से निष्पन्न पठन शब्द का तात्पर्य अर्थ ग्रहण पूर्वक स्पष्ट रूप से वाचन अर्थात लिखित रूप में विद्यमान अंश को मन में अथवा प्रकट रूप से पढ़कर उसका भाव ग्रहण करना पठन कहलाता है। अतः पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हमने उसकी रीडिंग लगा ली, जबकि पठन का मतलब क्या होता है कि पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद में हम मनन करें। मनन करने के बाद हमें ऐसा लगे कि हाँ, हम इसका जो भाव है वह हम ग्रहण कर चुके हैं, वही पठन क्रिया होती है। देखिए, उत्तम श्रवण और उत्तम भाषण उत्तम पठन का आधार है। भाषण में अर्थ को ध्यान में रखकर शब्द का उच्चारण किया जाता है, परंतु पठन में प्रथम शब्द और फिर अर्थ का ग्रहण किया जाता है। उत्तर रामचरित्रम में कहा गया है, लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थ है, वागुनुवृत्ते ऋषि नाम पुनराधा नाम वाच्य म अर्थो अनुधावती। अर्थात छात्र श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात जो बच्चे हैं वे सुनने की अपेक्षा खुद जब अध्ययन करते हैं तब अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, देखिए, वर्तमान वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धात्मक व व्यवस्थात्मकता के गुणों में पठन कौशल का विशेष महत्व है। 3 और 3 आर रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक में भी पढ़ने का प्रथम स्थान है। देखो, पठन पर ही अन्य विषयों का ज्ञान भी निर्भर होता है। यथोचित पढ़ने के अभ्यास पर ही बालक की समस्त मानसिक और भावात्मक उन्नति आश्रित है। पठन अथवा वाचन साक्षरता तथा शिक्षा का पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची माना गया है। अंग्रेजी में रीडिंग, यूरोपीय भाषाओं में रेटेन आदि शब्द पठन के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिनका अर्थ है व्याख्या करना, सलाह देना तथा पढ़ना। संस्कृत में वाचनम शब्द की व्युत्पत्ति वच धातु से की जाती है। इसका अर्थ है पढ़ना, इसका अर्थ पढ़ना, पाठ करना, घोषणा, प्रकथनांक, उच्चारण आदि। ग्रामीण बोली में बाँचना शब्द प्रयुक्त किया जाता है। दोनों ही प्रयोगों में वाचन शब्द का अर्थ पढ़ना होता है। पठन एक कला है तथा इसमें विकासार्थक सर्वप्रथम शिक्षक को यह देखना आवश्यक है कि छात्र शारीरिक व मानसिक रूप से पढ़ने योग्य हुआ अथवा नहीं, है ना। अब इसकी जितनी भी जो विशेषताएं आ रही है उनको आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसमें देखो, सर्वप्रथम शिक्षक को क्या देखना होता है ना, मानसिक और शारीरिक रूप से पढ़ने योग्य छात्र हुआ है या नहीं है। ये आप मान लो छोटे बच्चे को अपन दबाव डालें कि तुमको पढ़ना ही है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। यदि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, अभी वो उस लायक ही नहीं होगा, तो वो उसको नहीं पढ़ पाएगा, शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पाएगा। मातृभाषा के द्वारा बोलना सीखता है ना, किंतु शुद्ध उच्चारण में शुद्ध पठन के लिए उसे वर्णों के आकार व ध्वनि साम्य करने का अभ्यास शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है। संस्कृत क्योंकि एक विश्लेषणात्मक भाषा है तथा शिक्षण विद्यालयों में प्राय कक्षा 6 से प्रारंभ होता है, जबकि छात्र 11-12 वर्ष की अवस्था में होते हैं, तब वह मातृभाषा में बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं। इस अवस्था में उनके समस्त वर्णोच्चारण स्थल का लगभग विकास हो गया होता है। ऐसा कोई छात्र जो हकलाता, तुतलाता और उसको
छोड़कर लगभग सभी छात्र शारीरिक व मानसिक दृष्टि से इस अवस्था में पठनारंभ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, संस्कृत जो भाषा है या अंग्रेजी भाषा है वह हमारे गवर्नमेंट विद्यालयों के अंतर्गत आज भी कक्षा 6 से प्रारंभ की जाती है। तब तक जो अपनी मातृभाषा होती है, मानो मातृभाषा क्या है, हिंदी। अब मातृभाषा हिंदी को वह तब तक खूब पढ़ चुका होता है और अच्छे से उसको शब्दों को जोड़ जोड़ करके पढ़ना प्रारंभ कर चुका होता है। कुछ जो तीव्र बुद्धि के छात्र होते हैं वे बिना जोड़े और फटाफट भी पढ़ लेते हैं। देखिए, अब आगे देखिए, पठन के प्रकार बाह्य पठनम, शून्य पठनम, मौन पठनम और विस्तार पठनम। देखो, एक तो यह है कि बाह्य पठनम बार बार से पढ़ दिया, शून्य पठनम मतलब बिल्कुल ही सूक्ष्मता से, है ना, मौन पठनम चुपचाप मन ही मन में पढ़ना, विस्तार पठनम सब कुछ विस्तार पूर्वक पढ़ना। जैसे कि अब हम अभी अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम विस्तार से एक एक चीज़ को पढ़ रहे हैं। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, सामान्य उद्देश्य हैं, विशिष्ट व्यक्ति निर्माणम भवति, विस्तृत ज्ञान संपादनम भवति, व्यवहार दक्षताया प्राप्ति सिद्ध्यति, भाषणे साधु उच्चारणे प्राप्नोति, रचना कौशल ददाति, ग्रंथ पठन समये विषय ज्ञानम संपादयति, साहित्य अभिलाषा जनयति। प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल के उद्देश्य पठने क्रमोच्चारणे सामर्थ्य संपादनम, अवगमन पूर्वक पठन कौशल संपादनम, गति लय पुरस्कारम पठनाय अवसर प्रदानम। माध्यमिक स्तर पर पठन कौशल के उद्देश्य समागत्य पठन, माध्यमिक स्तर पर देख लें, है ना, क्योंकि हमारे जो कोर्स आएगा वह माध्यमिक स्तर से रिलेटेड ही आएगा। ठीक है, अब देखो, समगत्या पठने क्षमता संपादनम, वाचिकाभिनयेन सह पठनस्य अभ्यास प्रदानम, भावानुकूलम शब्दानां वाक्यानि विभाज्य पठने कौशल संपादनम, विविध शैलीनां पठने क्षमतोत्पादनम। आगे देखो, समानता से पढ़ने की क्षमता का संपादन करना, है ना। जो माध्यमिक स्तर वाले जो उद्देश्य हैं उनका हिंदी अनुवाद में आपको बता रही हूँ। वाचक अभिनय, जो हम बोल रहे हैं उसको अभिनय करके दिखाना, तथा सहपठनस्य अभ्यास प्रदानम, अपने जो सहपाठी हमारे साथ पढ़ने वाले होते हैं उनको अभ्यास करवाना। भावानुकूल शब्दानाम, भाव अनुकूल शब्दों को, वाक्यों का आदि को विभाजित करते हुए कौशल प्रदान करना। और उच्च स्तर पर पठन कौशल के उद्देश्य क्या है, आनंद अनुभूत्या सह पठने अभ्यास, आनंद की अनुभूति के साथ में अभ्यास, स्वयं शैली माध्ययन पठने सामर्थ्य संपादनम, अपनी शैली के माध्यम से पढ़ने में अपनी सामर्थ्यता बताना। कवि हृदय ज्ञान प्रदानम, कवि हृदय ज्ञान प्रदान करना, तथा विराम कालस्य सिद्धि नियोग है और विमर्श नयक्ते वर्धनम, है ना, इत्यादि के लिए हम पठन कौशल करते हैं। किसी से बातचीत करनी, यदि हमको मान लो कोई सब्जेक्ट है, यदि हमको उसके बारे में पूर्ण अपन को यदि ज्ञान है तो ही हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, अन्यथा उसके बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे। देखिए, पठन शिक्षण की विधियाँ, क्या क्या विधियाँ होती हैं। अब देखो, अब हम तो अपने टॉपिक पर आ जाएंगे धीरे धीरे। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि पठन कौशल का विकास अभ्यास के द्वारा किया जा सकता है, अर्थात पठन में छात्रों को दक्ष और कुशल बनाने हेतु अभ्यास एक अनिवार्य आवश्यकता है, तथा इस अभ्यास को उचित प्रशिक्षण एवं निर्देशन के साथ करने पर छात्र शीघ्रता से व सरलता से इसमें सफल हो जाते हैं। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने पठन के संबंध में अनेक अनुसंधान किए। इन अनुसंधानों के आधार पर पठन शिक्षण की निम्नलिखित अनेक विधियां बताई हैं। वर्णोच्चारण विधि या अक्षर विधि, पद पद्धति, वाक्य पद्धति, कथा पद्धति, चित्र विधि, अनुकरण विधि, सामूहिक पठन विधि या सस्वर वाचन और ध्वनि साम्यक विधि। अब ये जो विधियां आएंगी ना, ये हमारे शिक्षण की विधियां हैं। ठीक है,
अब इन्हीं को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इन्हीं में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते हैं एग्जाम में। देखिए अब उच्चारण विधि या अक्षर विधि, इसे वर्ण साम्यन्याय पद्धति, आप देखो अभी इसको आप नोट कर लें, भले ही अंडरलाइन कर लें, ठीक है। अब देखो वर्ण उच्चारण विधि या अक्षर विधि को हम क्या कह सकते हैं, वर्ण साम्यन्याय पद्धति भी इसको हम कह सकते हैं, वर्ण साम्यन्याय पद्धति, ठीक है। यह एक प्राचीन पद्धति है, इसमें अक्षरों की प्रधानता होती है। इसमें वर्ण संस्कृत वर्णमाला का स्वर व्यंजन सहित पूर्ण ज्ञान क्रमबद्ध ढंग से करवाया जाता है। वर्णों का बार बार उच्चारण करवाकर शुद्ध पठन हेतु प्रेरित किया जाता है। प्राचीन काल में छात्र के प्रवेश के समय, पुराने समय में जब छात्र को प्रवेश दिलाया जाता था उस समय तख्ती पर ओम नमो सिद्धम वाक्य लिखवाया जाता था और इसे बार बार पढ़ने को कहा जाता था। छात्र धीरे धीरे इस वाक्य के वर्ण से परिचित हो जाता था और ध्वनि की दृष्टि से भारतीय भाषा अंग्रेजी भाषा से कहीं अधिक आगे है। अंग्रेजी भाषा में एक अक्षर की कई ध्वनियाँ होती हैं, परंतु भारतीय भाषाओं में एक अक्षर की एक ही ध्वनि होती है। प्राचीनतम में भी संस्कृत वर्णों को सीखने के लिए स्वर व्यंजन का ज्ञान देकर मात्राएं लगाना सिखाते थे। वर्णमाला को महेश्वर सूत्र में, और महेश्वर सूत्र क्या है, ए ई ऊण रील रे कै ए ओ चे ए ओ टे हयवर ट लण खप चट तौ शश शश शर और हल। इस तरह से हमारे 14 महेश्वर सूत्र हैं, जिनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला, ठीक है, को भी रटवाया जाता था। अब देखो, अब सबसे पहले क्या लिखवाया जाता था, ओम नमो सिद्धम। अब ये जो नमोकार जो सिद्ध होता है ना, जैसे जो नमो जो मंत्र है, ओम जो मंत्र है, इस मंत्र में इतनी शक्ति है, यदि हमको मानसिक शांति नहीं है। अब देखो, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ ये बात। यदि आपके मन में कुछ ऐसे विचार आते रहते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, कुछ नहीं, आप चुपचाप बिल्कुल अपने एक आसन पर बैठ जाएं। शाम के समय या सुबह के समय, सुबह का जो समय होता है अपना, जैसे हम जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के बिल्कुल एकदम सीधे जहाँ से आपके घर में सूर्य उदित होता है उस तरफ मुँह करके आप बैठ जाएं। मतलब आपकी जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, उत्तर दिशा होगी, उधर आप मुँह करके बैठ जाएं और आप बिल्कुल ओम का उच्चारण करते रहें। ओम का उच्चारण करते करते आप बिल्कुल अपने मन में ये सोचें कि मैं इस पृथ्वी पर आया एक भगवान का भेजा हुआ जीव हूँ और मुझे यहाँ आकर के किस प्रकार से कार्य करना है, मेरा क्या कर्तव्य है। बस आपको यही ध्यान रखना है। आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और आपके मन में जो उधड़ बुन चल रही हैं वह स्वतः ही सही हो जाएंगी। आप ये मेरे प्रैक्टिकल किया हुआ ये बिल्कुल नुस्खा बता रही हूँ मैं आपको, जो आप सुबह 10 मिनट के लिए, या मान लो जो कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी जीवन जो है हमारा, उसमें हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं क्योंकि रात्रि को देर तक पढ़ाई करते हैं बच्चे, है ना, और फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो आप जब भी उठो तभी उसको सवेरा मान करके, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो 6 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, 6 बजे 7 बजे उठ करके अपने नित्य कर्म करने के पश्चात आप बिल्कुल चाहे बिना नहाए बैठ करके, और अब बिल्कुल अपने मन में मनन करें, चिंतन करें। सबसे पहले अपने पादों की तरफ चले, मतलब अपने पैरों की तरफ जाएं, फिर आपके जो नीज़ हैं, आपके जो घुटने हैं, है ना, आपके जो जानू हैं, इनको जानू बोलते हैं, जानू भानु कृषाणु, ठीक है, इनके पास में जा कर के देखें कि इनका क्या है। फिर अपनी जंघाओं के पास आएँ, फिर अपनी नाभि के पास आएँ, फिर अपने हृदय के पास आएँ, फिर अपने जो आपकी जो गर्दन है, आपकी जो थायराइड ग्लैंड जहाँ पर होती है अपनी, वहाँ आएँ, और फिर धीरे धीरे आप अपने मस्तक तक आएँ और मस्तक के पास आकर के अपने आप से यह सवाल पूछें कि मैं
कौन हूँ। देखना आपको उसका जवाब मिलेगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपके घर का जो वातावरण है वो अपने आप ही खुशनुमा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम सब कुछ भूल चुके होंगे तब तक, हम अच्छी अच्छी बातें ही हमारे मन में आएंगी। फिर वर्तमान काल में देखिए, मैंने आपका थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम ख़राब कर दिया, लेकिन यह जो मैंने जानकारी दी है ये भी आपके लिए काम की जानकारी है, काम के लायक चीज़ मैंने आपको बता दी, थोड़ा सा टॉपिक से हट करके। वर्तमान काल में वर्णों का अलग अलग ज्ञान करवाकर तथा मात्राओं का प्रयोग बताकर ज्ञान को समृद्ध किया जाता है। जैसे ग में ए व्यंजन में स्वर तो क्या बन गया ग में आ तो क्या बन गया गा। ऐसे ही वर्णों का बोध होने के बाद शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है, जैसे खग, शशक, मृग आदि। और इस विधि का विशेष लाभ यह है कि छात्रों को वर्णमाला का ज्ञान भली भांति हो जाता है। आज मनोवैज्ञानिक युग में इसे उपयुक्त नहीं मानते, क्योंकि इसमें अकेले वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है जो निरर्थक है, तथा छात्र को एक एक वर्ण को अलग अलग पढ़ने की आदत हो जाने के कारण यह रुक रुक कर पढ़ता है। श्री मेंजल का मत है कि वर्ण उच्चारण जो विधि है वह अपरिचित शब्दों को पहचानने में तो बड़ी सहायता मिलती है, परंतु द्रुत गति से बाधा रहित वाचन में यह विधि बाधक होती है। उन्हीं के शब्दों में देखिए, दिस साउंड मेथड आर आइडियल फॉर गिविंग द पावर टू अटैक ओकेजनली, है ना, अनफेमिलियर्स वर्ड्स बट नोट फॉर फ्लुएंट रीडिंग। ये जो हमारे जो वर्ण व्यवस्था है ये हमको पढ़ना तो सिखा देगी, लेकिन क्या करना नहीं सिखाएगी, हमको फ्लुएंसी नहीं सिखाएगी। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, यहीं तक अध्ययन करते हैं, नहीं तो हमारा ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसके अंतर्गत हम पद पद्धति को पढ़ेंगे। और अब देखना, अब बिल्कुल मज़ेदार होती जा रही है, क्योंकि जो शुरू के जो 1-2 वीडियो थे वो हमको थोड़े से ऐसे लगे थे बोरिंग टाइप के, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो चीज़ें आएंगी हमारे पास में। मैं आपके लिए एक भी लाइन छोड़ना नहीं चाहती हूँ कि आपको कहीं कभी ये नहीं लगे कि हमने वहाँ से ये पढ़ा था लेकिन हमारी ये लाइन छूट गई। ऐसा एक भी नहीं होगा कि आपकी कोई लाइन नहीं छूटेगी। ठीक है, हर एक लाइन टू लाइन अपन अध्ययन करेंगे। मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।